नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी स्थल के इस चैनल पर और स्पेशली इन क्लासेस में जो आपको पढ़ाई जा रही हैं इंग्लिश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि बेहतर तरीके से आप जब एग्जाम में बैठें तो चीज़ें आपको क्लिक कर सकें और चीज़ें आपके दिमाग में आ सकें सही समय पर। क्योंकि एक एक बड़ी सीधी सी चीज़ ये भी होती है कि हमें कई बार एग्जाम में बैठने के बाद में महसूस होता है कि जो चीज़ एग्जाम में हमसे पूछी गई है वो हमें आती तो है, लेकिन उस वक्त हमें सही वक्त पर क्लिक नहीं हो पा रही है। ऐसे मौके पर कई बार देखा जाता है कि स्पेशली कई बार ऐसे मौके पर देखा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा माथापच्ची करते हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ें याद नहीं आती हैं। इनको याद ना आने का एक तो ये भी कारण हो सकता है कि आपने कंठस्थ उनको नहीं किया है, मजबूत उनको नहीं किया है, और दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि आपने अपने माइंड का जो पैटर्न सेट किया है वो वहां नहीं किया है जहां होना चाहिए। मैं आपको लेकर के आता हूं आज की क्लास के ऊपर। क्लास हमारी वर्ब के ऊपर चल रही है। क्लास हम लोग वर्ब की आपको दे रहे हैं और लगातार हमारी क्लासेस जो है वो वर्ब की आपको दी जा रही हैं। तो इसी पैटर्न में मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। थोड़ा रिकैप करा देता हूं, चीजें हमने कहां कहां पढ़ ली हैं, क्या क्या हम लोगों ने कर लिया है इस क्लास के पहले वाली क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो वर्ब। वर्ब जो दो प्रकार से होती है मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर किसी बच्चे को इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो वो पिछली क्लासेस में जाकर के देखें, वो डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। वर्ब के तौर पर हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ी प्रिंसिपल वर्ब, एक पढ़ी है हम लोगों ने प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरी पढ़ी है हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब एक पढ़ी हमने प्रिंसिपल वर्ब, एक पढ़ी ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब में भी हम लोगों ने दो पढ़ी, एक पढ़ी है हमने ट्रांजिटिव वर्ब, एक पढ़ी हमने इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरीज में हम लोगों ने चार चीजों को हम लोग लेकर के चलने के लिए पहले ही आपसे कमिट कर चुके हैं। उनमें से सबसे पहले होता है बी या बी के सारे रूप, उसके बाद में होता है हैव या हैव के सारे रूप, उसके बाद में होता है डू या डू के सारे रूप, और उसके बाद में होता है मॉडल वर्ब्स। अब क्या क्या हो चुका है पिछली क्लासेस में इसको भी याद दिला दूं, और क्या क्या हम लोग आगे वाले समय में लेकर के चलेंगे, इन सारी की सारी चीजों का भी मैं आपसे जिक्र कर देता हूं। मैंने आपको प्रिंसिपल वर्ब्स में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब्स करा दी है। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हैव हमारा रनिंग में है, और हैव का बहुत बारीक चीज, एक बड़ा बारीक सा पोर्शन, एक बड़ी बारीक सी चीज, एक बड़ी अंदर की चीज मैंने आपको बताई थी कि हैव से किस प्रकार से हेड बनता है और किस प्रकार से वहां हैज बनता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको कराई थी। अगर आप इसी क्लास में नए आए हैं तो आपको हैव के बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए पिछला वीडियो देखना जरूरी है, इंग्लिश का पिछला वीडियो देखना जरूरी है। और आज हम लोग आपको लेकर के चलेंगे हैव पर, और हैव की सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे सारी की सारी चीजों को। अब मैं टॉपिक भी अपना डाल देता हूं हैव टॉपिक मैंने डाल दिया, और हैव या हैव की जितनी भी फॉर्म्स है, चाहे वो हैज हो चाहे वो हैड हो, हम अधिकतर इन सब का प्रयोग परफेक्ट के सेंटेंसेस में करते हैं। चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, हम इन सेंटेंसेस का प्रयोग जो है वो परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में करते हैं। वर्ड्स का प्रयोग जो है वो परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में किया जाता है। और अब परफेक्ट कैसे, मैंने आपको जब तीन फॉर्म्स बताई थी, वर्ब के तीन फॉर्म्स बताई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म के बारे में मैंने जानकारी देते समय आपको ये भी कहा था, अगर आप लगातार क्लासेस देखते हो तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बताते समय मैंने आपको ये भी जानकारी दी थी कि हमेशा हर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो मतलब निकल करके आता है वो चुका, चुकी, चुके से निकल करके आता है। वो चुका, चुकी, चुके से निकल करके आता है। और यहां अगर मैं इस जगह की बात करता हूं तो हैव, हैज या फिर हैड की जितनी भी जो फॉर्म्स हैं हैव की, जैसे कि हैज हो गया, जैसे कि हैड हो गया, ये सारी की सारी हमारी चुका, चुकी, चुके वाले वाक्यों में इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि प्रयोग की जाती हैं। पहले मैं परफेक्ट का एग्जाम्पल देख लेता हूं प्रेजेंट के साथ में।
यानी कि प्रेजेंट के साथ में परफेक्ट के जो यूजेस होते हैं, जो हैव या हैज का प्रयोग हम लोग करते हैं, वो किस प्रकार से किए जाते हैं। मैंने कहा ये हम लोग परफेक्ट के सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं और वो भी प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग चुका चुकी चुके के लिए, जैसे मैं आ चुका हूं, वह जा चुका है, मैं बोल चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, वे लिख चुके हैं, हम आ चुके हैं, वह पढ़ा चुका है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में या तो हम लोगों को प्रेजेंट में हैव लगाना पड़ता है या फिर हम लोगों को हैज लगाना पड़ता है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। चूंकि चूंकि टॉपिक वर्ब का है, टॉपिक टेंस का नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा टेंसेस को खोल करके आपको नहीं बताऊंगा। मेरा जो मेन उद्देश्य है, मेरा जो मेन कारण है यहां बताने का, वो केवल हैव, हैज या हैड का एक रफली तरीका से बताना है, ताकि आपको ये पता लग सके कि हैव, हैज या हैड किस प्रकार से एक वर्ब की तरह से काम करते हैं। और क्योंकि ये ऑक्सिलरीज भी है और ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, और ये इस चीज के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो ज्यादा बेहतर होगा अगर आप इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। यहां मैं आपको बताता हूं, चुका चुकी चुके वाले वाक्य में हम लोग प्रेजेंट के लिए हैव या फिर हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां आ रही है तो ऑब्वियस है कि हैव हैज यहां ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से प्रयोग किए जा रहे हैं। ये वर्तमान में होता है। हैव या हैज के नियमों का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस भी बता देता हूं आपको, आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूं। तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और हैव ने ये दिखाया कि मामला हो चुका है, जो काम है वो हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब हम लोगों को कोई काम हो चुके होने के संबंध में दिखाना हो, वैसे तो मैं अगर टेंसेस की बात करूं तो परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। भैया जब भी कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ना प्रेजेंट का पास्ट से, प्रेजेंट का कनेक्शन होता है पास्ट से, तब हम लोग परफेक्ट सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। ये टेंसेस मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया ताकि थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो छटे, वो हटे। इसलिए मैं जब भी आपको टेंसेस बताऊंगा तो इन सारी की सारी चीजों को परफेक्टली खोल करके आपको बताने वाला हूं। फिलहाल मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है उनमें हैव या हैज किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ परफेक्ट सेंटेंसेस में हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई हैव रिटन अ लेटर। और अगर हम हैज का प्रयोग करना चाहते हैं तो ही के साथ हैज का प्रयोग कर सकते हैं। ही हैज रिटन अ लेटर, वह एक लेटर लिख चुका है। अब जितने भी सिंगुलर होते हैं, जितने भी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं आई को छोड़ करके, उन सबके साथ तो दोस्तों हैज का प्रयोग किया जाता है। और आई के साथ जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। टेंसेस की बात है, लेकिन बताता इसलिए चलूं थोड़ा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने आपको कहा कि हैव का प्रयोग करेंगे आप सभी सिंगुलर के साथ में, जैसे ही हो गया, जैसे शी हो गया, जैसे इट हो गया, जैसे किसी का नाम हो गया, या कोई और भी अगर सिंगुलर होगा तो हम लोग वहां हैज के नियमों का प्रयोग करेंगे, यानी कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी वहां पर। और जब भी आई और प्लूरल की बात करेंगे तो हम लोग हैव के नियमों का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। अब क्योंकि हैव, हैज या हैड, सबसे पहले हैव हैज बता दिया और मैं आपको हैड बताने वाला हूं क्योंकि इसी की फॉर्म है। तो हैड का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। अब चूंकि हैड जो होती है वो हैव की ही सेकंड फॉर्म होती है, और अगर थोड़ा भी आप नॉलेज इसके बारे में रखते हैं तो हैड का प्रयोग यानी कि किसी भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल और केवल पास्ट में किया जाता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप प्रेजेंट में कर सकते हैं, पैसिव में कर सकते हैं, प्रेजेंट में कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप प्रेजेंट में कर सकते हैं मैंने कहा, लेकिन सेकंड फॉर्म का प्रयोग आप प्रेजेंट में नहीं कर पाएंगे। सेकंड फॉर्म का प्रयोग जब भी आपको करना हो तो केवल आप पास्ट के ही सेंटेंसेस में कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप बात करेंगे हैड की, क्योंकि हैड सेकंड फॉर्म भी है, क्योंकि हैड थर्ड फॉर्म भी है, तो हम लोग यहां पर जो इसको इस्तेमाल करेंगे वो पास्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग
परफेक्ट का यानी कि पास्ट का परफेक्ट बनाने के लिए, प्रेजेंट का परफेक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने हैव या फिर हैज के नियमों का प्रयोग किया था। और जब भी आपको पास्ट का परफेक्ट बनाना हो तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। उससे पहले कोई भी सब्जेक्ट इसके साथ आ सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसी किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिंगुलर के साथ हैज आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा, या सिंगुलर के साथ हैड आएगा और प्लूरल के साथ हैड के अलावा कुछ आएगा। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हैड के नियमों का प्रयोग तो सभी के साथ किया जा सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट में कोई भी हो, आई हो, यू हो, ही हो, दे हो, शी हो, ही हो, इट हो, कोई नेम हो, कोई सिंगुलर हो, कोई प्लूरल हो, किसी के साथ भी हैड के नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। और चूंकि हैड के नियमों का प्रयोग, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कभी भी अकेले सेंटेंस में नहीं किया जाता है, कभी भी अकेले सेंटेंस में नहीं किया जाता है। हमको ये दिखाना पड़ता है, हमको ये बताना पड़ता है कि किसी काम को शुरू होने से पहले कोई काम खत्म हो चुका था या नहीं हो चुका था। इसलिए एक्चुअली में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का सेंटेंस बनाने के लिए हमको दो सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि मैं आपको टेंसेस नहीं करा रहा हूं अभी, मैं तो केवल वर्ब के बारे में आपको बता रहा हूं, और वर्ब के बारे में जो हमारे सामने एक वर्ड आता है वो है हैड, और मुझे आपको केवल उसके बारे में समझाना है, मुझे आपको केवल इसके बारे में बताना है कि सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड एक ऑक्सिलरी वर्ब भी है। मैं मेन वर्ब की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेन वर्ब की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑक्सिलरी वर्ब की अगर आपसे बात करूं तो ये ऑक्सिलरी, क्योंकि हैव का पास्ट है तो पास्ट में प्रयोग किया जा सकता है चुका था, चुकी थी, चुके थे के लिए। जैसे मैंने बोला आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हैड की जगह कोई बदलाव नहीं होगा जब आप पास्ट के परफेक्ट की बात कर रहे हों। जब आप पास्ट के परफेक्ट की बात कर रहे हों तो हैड में कोई बदलाव नहीं होगा, सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं लेकिन हैड नहीं बदलेगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं यहां, हमने ऑक्सिलरीज में सबसे पहले बी को पढ़ा, उसके बाद में हम लोग ऑक्सिलरीज में हम लोगों ने हैव या हैव की सारी फॉर्म्स को पढ़ा, चाहे वो हैज के रूप में है, चाहे वो हैड के रूप में है। अब मैं आपको एक बार हैव या हैव की सारी जो फॉर्म्स होती हैं वो मेन वर्ब के तौर पे किस प्रकार से प्रयोग की जाती हैं, ये मैं आपको एक बात याद दिलाता हुआ चलूं बीच में कि दोस्तों अगर आप इस प्रकार की क्लासेस में बीच में आकर के क्लास लेते हैं, या आप बिल्कुल प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसी क्लासेस आपको कई बार बहुत टिपिकल लग सकती है, बहुत मुश्किल लग सकती हैं, बहुत ही ज्यादा टफ आपको महसूस हो सकती हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो आसानी से इन क्लासेस को लेने का तरीका है वो ये है कि आप बेस से शुरू करें, आप बिल्कुल बारीकी से शुरू करें, आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें। अगर आप शुरुआत से चीजों को शुरू करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि आज आप जिस क्लास में आए हैं हो सकता है वो 10वीं सीढ़ी हो, चलने की 10वीं सीढ़ी हो, और ये क्लासेस जो दी गई हैं वो पहली सीढ़ी से दी गई हैं। इसलिए आपको बेहतर ये होगा कि आप पहली सीढ़ी से जाकर के आना शुरू करें। अगर आप 10वीं सीढ़ी पर जंप करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुमकिन सी बात है कि आपको गिरने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं दोस्तों। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप इन क्लासेस में नए आए हैं, इसी क्लास में आपने ज्वाइन किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वापस जाएं और जाकर के पहली क्लास से अंग्रेजी की क्लासेस में अध्ययन करें। तभी जाकर के आपको ये महसूस होगा कि मैं बेहतर तरीके से एक एक चीज को बेहतर तरीके से कर पा रहा हूं, एक एक चीज को बेहतर तरीके से मैं समझ पा रहा हूं, एक एक चीज में मैं बेहतर तरीके से अपना समय लगा पा रहा हूं, और बराबर
एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में उसके ऊपर हम लोग आपको बहुत सारी एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज के तौर पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराते हैं, वो क्वेश्चन भी साथ के साथ करें, क्योंकि ये कंफ्यूजन का पॉइंट बन सकता है कि भैया क्या ऑक्सिलरी क्या प्रिंसिपल, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए तो मैं आपको बताता जा रहा हूं भाई, जाइए पीछे की क्लासेस का अध्ययन कीजिए, उसके बाद में यहां तक जब आप आएंगे तो पीछे की सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मैं आता हूं अभी पॉइंट पर, और मैंने आपको बताया कि मैं बताता हूं कि देखिए यहां पर हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया है हैव या हैज का, वो किया है एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर, और इसी वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं एक मेन वर्ब के तौर पर। मेन वर्ब के तौर पर कैसे करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर कैसे करेंगे, ये भी अंतर स्पष्ट करने वाला हूं मैं आपको। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, और मैंने एक सेंटेंस लिखा आई हैव डन बीए, आई हैव डन बीए, मैं बीए कर चुका हूं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, और आई हैव डन बीए। देखिए यहां पर पहले वाले सेंटेंस में आई हैव अ कार, मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है, ये जो वर्ब हम लोग हैव नाम का एक वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यहां मेन वर्ब है, इसके अलावा कोई वर्ब यहां आपको नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि अगर सेंटेंस में कोई और दूसरी भी वर्ब भी दिखाई अगर देती तो भी ऐसा नहीं है कि मेन वर्ब नहीं बन सकती, ये मेन वर्ब बन सकती है। सेंटेंस का मोड बताएगा कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये जो वर्ब है हैव, ये किसी दूसरी वर्ब की हेल्प कर रही है, इसलिए या तो हम इसको कहें हेल्पिंग वर्ब या फिर हम इसको कहें ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो डन है ये इसकी सहायता की है हैव ने, हैव के बिना ये सेंटेंस में नहीं इस्तेमाल की जा सकती इस जगह। तो हैव नाम की वर्ब ने डन नाम की वर्ब की हेल्प की है, इसलिए हैव नाम की वर्ब या तो ऑक्सिलरी कहला सकती है या फिर भैया हेल्पिंग वर्ब कहला सकती है। तो मैंने क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब आपको पढ़ाई है, इसलिए मैं इसका नाम ऑक्सिलरी ही बोल रहा हूं कि हैव का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया जाएगा। मैंने अगला सेंटेंस बोला ही हैज अ कार, और अगला सेंटेंस लिखा ही हैज डन बीए, ही हैज डन बीए। भैया ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, वह एक कार रखता है, मेन वर्ब के तौर पर आया। और मैंने कहा ही हैज डन बीए, यहां भी सेम आया, ये भी एक वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसकी सेंटेंस को बनाने में एक सहायता कर रही है एक वर्ब, वो है हैज। तो हैज जो होगी यहां वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, क्योंकि ये वर्ब किसी दूसरी वर्ब की सहायता कर रही है सेंटेंस को बनाने में। तो चाहे आप हेल्पिंग वर्ब कहें, चाहे आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। सेम चीज हम लोगों के साथ हो सकती है पास्ट में, आई हैड अ कार, और सेम चीज हो सकती है आई हैड डन बीए। भाई मेरे पास एक कार थी, यानी कि मैं एक कार ओन करता था, मैं एक कार रखता था, यहां मेन वर्ब के तौर पे आ गया, लेकिन यहां मेन वर्ब के तौर पे नहीं आया, यहां जो वर्ब है उसकी हेल्प किसी के द्वारा की जा रही है, और वो है हेड। तो भैया या तो बोलना है हेड को ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर बोल दें हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये दूसरी वर्ब की हेल्प कर रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि हैव या हैव के सारे रूप किस प्रकार से एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, और हैव या हैव के सारे रूप किस प्रकार से मेन वर्ब में प्रयोग किए जा सकते हैं। अब अगर आप टेंसेस किए हैं तो टेंसेस के माध्यम से आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। कारण उसका यह है वहां भी वर्ब के सारे फंक्शन आपको बताए जाएंगे, वहां भी आपको बताया जाएगा कि वर्ब किस प्रकार से प्रयोग की जाती है, या आपके सेंटेंसेस में टेंसेस में किस प्रकार से कौन सी वर्ब काम में आएगी। हम लोगों ने आज देखा हैव या फिर हैव के सारे रूप, और हम लोगों ने ऑक्सिलरीज में दो चीजों को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। एक हमने कंप्लीट कर लिया है बी को, एक हमने कंप्लीट कर लिया है हैव को, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे
डू या फिर डू के सारे रूपों को, सारे के सारे जो उनके नियम हैं उनको। चलिए दोस्तों, क्लास को करते हैं यही समाप्त, आगे लेते हैं अगली क्लास को डू या डू के सारे रूपों को देखते हुए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, इन क्लासेस को लगातार देखने के लिए और अपनी इंग्लिश को लगातार धीरे धीरे लेकिन लगातार इंप्रूवमेंट करने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।